Hello everyone, this is Manish Jindal here. Welcome to you all Zontech ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Zontech डिजिटल। Zontech डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारी हीट ट्रांसफ़र। इससे पहले ऑलरेडी हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आरएसी, मशीन डिज़ाइन, मैकेनिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको एमसीक्यूज़ की हेल्प से हमने कवर करने की कोशिश की है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, आज की सेशन में हम बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र के बारे में। चूँकि यहाँ से पहले अगर मैं इस सब्जेक्ट से बात करूँ तो यहाँ से पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी कुछ लास्ट एक दो ईयर से काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है इस सब्जेक्ट से, और वेटेज भी काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ से हम जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिक है और हमें जानने ज़रूरी हैं, उनको कवर करते हुए हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में, फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र के बारे में जब हम बात करते हैं तो जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात होती है? हीट की और उसके ट्रांसफ़र की। हीट की कहानी जो है वो हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी कवर करते हैं। किसके अंदर? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। चलिए, जब सर वहाँ कवर कर लेते हैं तो यहाँ क्यों पढ़ते हैं? यहाँ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम कभी भी हीट के ट्रांसफ़र के बारे में बात नहीं करते, यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में किस तरीके से हीट का मोड हो रहा है, यानी किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है, या उसको वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, इन सारे पैरामीटर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ पर जाकर हम बात करते हैं किसके अंदर? हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, जब हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं सर ये जो हीट है इसको तीन तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की। तो जिसमें सबसे पहला होता है सर हमारे पास कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, दूसरा होता है हमारे पास कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और तीसरा होता है हमारे पास रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। चलिए भाई, इतनी कहानी समझ में आ चुकी है। जब हम कंडक्शन के बारे में बात करते हैं, ये इस तरीके का हीट ट्रांसफर होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल अपने साथ वाले मॉलिक्यूल को बिना अपनी जगह से हटे क्या करता है? हीट का ट्रांसफर करता है। और जनरली ये किसके अंदर देखने को मिलता है सर? हमें सॉलिड के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, मेनली ये किसके अंदर देखने को मिलता है? सॉलिड के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि लिक्विड और गैसेस के अंदर कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, वहां पर भी होता है। अगर मैं सॉलिड के अंदर बात करता हूं तो हीट के ट्रांसफर के लिए जो 70% है मेटल्स के अंदर, सॉलिड के अंदर मेटल्स के अंदर 70% कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और कौन से इलेक्ट्रॉन? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जो 30% के आसपास जो होता है वो किसकी वजह से होता है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से। चलिए सर, वहीं अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूं तो नॉन मेटल्स के अंदर जो किसकी वजह से होता है मेजर रिस्पॉन्सिबल? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। देखिएगा, ये कहानी जो मैं आपको जो बता रहा हूं ये बेसिक स्टार्टिंग है, इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की ओर जाने वाले हैं। तो एक बेसिक ओवरव्यू आपको जानना जरूरी है। जिन्होंने सब्जेक्ट रिवाइज नहीं भी की है या जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है तो उनको भी कहानी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 70% सॉलिड यानी मेटल्स के अंदर, यहाँ पर नॉन मेटल्स के अंदर गैसेस के बारे में बात करता हूँ या लिक्विड के बारे में बात करता हूँ, तो गैसेस के अंदर जो कंडक्शन का जो फिनोमेना है किसकी वजह से होता है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से क्या होता है? कंडक्शन का फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, कन्वेक्शन की जब हम बात करते हैं तो कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है? यहां पर एक फ्लूइड और सॉलिड के बीच में जिनमें की क्या हो? आपस में रिलेटिव मोशन हो। ठीक है, रिलेटिव मोशन हो, वहां पर इसके जरिए क्या होता है? मोड ऑफ हीट का ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन के जरिए। तो इसको भी फर्दर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, फोर्स कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, जहां पर फोर्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर वेलोसिटी हमारा क्या होता है? मेन वेलोसिटी। किसके केस में? मेन कंपोनेंट आपको जो देखने को मिलता है कहां पर? फोर्स कन्वेक्शन के केस में, फोर्स कन्वेक्शन के लिए। ठीक है, और जहां पर क्या होता है? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो कन्वेक्शन का जो फिनोमेना देखने को मिलता है, डेंसिटी डिफरेंस यानी माइक्रोस्कोपिक बल्क मोशन, किसकी वजह से? डेंसिटी चेंज की वजह से। तो वो कैटेगरी आती है सर हमारी कौन सी? फ्री कन्वेक्शन की। चलिए,
ठीक है। और जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन के अंदर क्या होता है, हमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, नो मीडियम रिक्वायरमेंट। तो सर ये होता है हमारे पास रेडिएशन का फिनोमेना। अगर मैं यहाँ पर गवर्निंग लॉज के बारे में बात करूं कि कौन कौन से लॉज हैं जो इनको गवर्न करते हैं, तो कंडक्शन के केस में कौन सा, कंडक्शन के लिए फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन इसको गवर्न करता है। यहाँ पर कन्वेक्शन के लिए बात करता हूं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कन्वेक्शन को गवर्न करता है। और रेडिएशन की बात करते हैं तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो होता है वो रेडिएशन को गवर्न करता है। तो इतनी बेसिक कहानी हमारे दिमाग में क्लियर हो चुकी है। तो चलिएगा अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल is the heat energy propagate minimum due to conduction heat transfer, due to conduction heat transfer। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर किसकी बात हो रही है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर की बात हो रही है। और आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस मटेरियल में से जो हीट एनर्जी है वो क्या होगी, मिनिमम प्रोपोगेट होगी, मिनिमम प्रोपोगेट होगी। तो जब हम बात करते हैं कि हीट का ट्रांसफर किसी मीडियम से किस तरीके से होने वाला है, तो वहां पर हम डिफाइन करते हैं एक पैरामीटर को, किसको, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ये क्या बताती है, थर्मल कंडक्टिविटी के ये आपको बताती है कि किसी मीडियम से या किसी भी मटेरियल से हीट के पास कितना फास्ट हो सकता है और कितना स्लो हो सकता है। तो वो कौन बताता है आपको, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, मिनिमम होगी, वहां से हीट का फ्लो क्या रहने वाला है, मिनिमम रहने वाला है। और तो यहां पर आंसर होने वाला है आपका कौन सा, डेली डी। एयर के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, दैट इज 0.024 वाट पर मीटर केल्विन। एयर के लिए जब हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं 2 पॉइंट और आपको बता देता हूं। एयर के लिए जब हम बात करते हैं तो एयर को हम क्या कंसीडर करते हैं, गैस कंसीडर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इन जनरल क्या होता है, एयर जो होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ऑन एन एवरेज ये एक तरीके से इंसुलेटर की तरह भी क्या करती है, जब क्या करती है, बिहेव करती है। कौन सी कंडीशन के अंदर, जब ये क्या है, स्टेशनरी कंडीशन के अंदर है। क्योंकि यहां पर जब इसके पास मोशन आता है तो मोशन की वजह से ही क्या होने लगता है, मोशन की वजह से मोमेंटम ट्रांसफर होता है, जो कि क्या होता है, सबसे बड़ा रीजन होता है गैसेस में थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो जब एयर आपकी स्टेशनरी कंडीशन में है तब हम उसको क्या मानते हैं, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। यहां पर मैंने आपके लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी आपसे क्या होती है, डायरेक्टली पूछी जाती है। और अगर आपसे बोला जाए कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है, तो वो होती है सर डायमंड की, ठीक है। किसकी वजह से, परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से, परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और इन सभी जो इंपॉर्टेंट आपके जो मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, उनकी आपको थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिससे कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा है तो आपको पता हो डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को मैंने मेंशन किया हुआ है जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपसे पूछी जा सकती है। डायमंड की कितनी होती है, 2300 वाट पर मीटर केल्विन। अगर डायमंड को हटा दें, किसकी वजह से होती है, यहाँ पर परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से। तो अगर इसको हटा दें तो सबसे हाईएस्ट जो थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की होती है। जी हाँ, सिल्वर की कितनी, 405। उसके बाद कॉपर, देन एल्यूमिनियम, देन स्टील, मरकरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड मेटल, क्या बोलते हैं, लिक्विड मेटल। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, 8 वाट पर मीटर केल्विन। एयर के लिए अभी आपको बताया
वाटर के लिए आपको पता होना चाहिए, और आइस का भी आप याद रखेंगे कितनी होती है, 2.25 वाट पर मीटर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो आपको ये बताती है कि ये मीडियम से उस मीडियम से कितना हीट को पास होने देगा, ठीक है, कितना हीट को पास होने देगा। चलिए यहां पर मैं एक और पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी को जो गवर्न करता है वो कौन गवर्न करता है। थर्मल कंडक्टिविटी के जरिए यानी जो हीट का जो ट्रांसफर होता है कंडक्शन के जरिए, उसको कौन गवर्न करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। वो क्या कहता है, वो कहता है कि सर ये जो अमाउंट ऑफ जो हीट ट्रांसफर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल, जो एरिया है परपेंडिकुलर एरिया और जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसके क्या रहने वाला है, प्रोपोर्शनल रहने वाला है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहां से क्या आता है, के ए डी टी बाई डी एक्स, और यहां से ये जो कांस्टेंट है के, इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। जैसे सपोज ये एक वॉल है, और यहां पर टेम्परेचर T1 है, यहां पर टेम्परेचर T2 है, और हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर x है, ये टोटल आपका कैपिटल एरिया A है, जो हीट का जो फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है। तो dt बाई डी एक्स, तो ये आपको क्या बताएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, और यहां पर इस मटेरियल की कंडक्टिविटी K। तो इस तरीके से ये आपको किसको बताता है, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन को आपको डिफाइन करता है। चलिएगा यहां से हमको एक चीज और देखने को मिल रही है कि अगर आप इस कंडक्टिविटी में और dt बाई डी एक्स में अगर आप रिलेशन देखें तो ये क्या है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी जो लेंथ के साथ जो टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो क्या होगा, कम होगा, और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी वहां पर जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है किसी भी गिवन लेंथ के लिए। ये तो आप बेसिकली उसी से ही समझ सकते हैं, अगर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो ये क्या करेगा, यहां से टेम्परेचर को यहां तक जितना होने वाला है उसको हीट को इजीली पास नहीं होने देगा, जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है, ठीक है। और जबकि अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो ये हीट को क्या कर देगा, जल्दी पास हो जाने देगा, ठीक है। चलिएगा इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको क्या बोला गया है कि एक स्टीम का पाइप है, सपोज ये क्या है, एक स्टीम का पाइप है जिसमें से स्टीम आपकी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, और आपको बोला गया है कि आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर दो लेयर जिनकी क्या है, डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी, उसका क्या किया हुआ है, यहाँ पर इंसुलेशन आपने किया हुआ है, ठीक है। चारों तरफ क्या किया हुआ है, इंसुलेशन किया हुआ है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 मान लेते हैं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी KT K2, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे पूछा गया है अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी है फॉर मिनिमम हीट ट्रांसफर। आप चाहते हैं कि यहां से जो हीट है वो क्या ट्रांसफर हो, मिनिमम हो। क्यों क्या रहे, आपका मिनिमम रहे। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि जब ये जो इंसुलेटिंग जो मटेरियल है वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करें। इसका मतलब जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी वो बहुत ही अच्छे से अपना काम करने वाला है, किस चीज का, इंसुलेशन का, ठीक है। तो इसका मतलब जिसकी यानी लोअर थर्मल कंडक्टिविटी वाला जो मटेरियल है, लोअर थर्मल कंडक्टिविटी वाला जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, आप उसको क्या करो, उसको पहले लगा दो, और जिसको क्या है उस इन दोनों में से जिसकी भी हायर क्या है थर्मल कंडक्टिविटी है उसको हमने क्या करना है, बाद में यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आंसर क्या होगा, द बेटर इंसुलेशन मस्ट बी पुट इनसाइड, द बेटर इंसुलेशन मस्ट बी पुट आउटसाइड। तो आंसर क्या होने वाला है, आंसर होगा जो बेटर इंसुलेशन कर रहा है उसको आप क्या कर दो, इनसाइड पुट कर दो, इनसाइड आप क्या कर दो, इंसुलेशन आप कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहां पर बेटर इंसुलेशन का मतलब क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी कम है, लोअर द थर्मल कंडक्टिविटी बेटर विल बी द इंसुलेशन। तो यहां पर आंसर क्या होगा, ए आगरा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी टू द रिलेटिव टू द रेट ऑफ हीट स्टोरेज इज कॉल्ड एज, यानी एक बॉडी है और एक बॉडी इस तरीके से है और यहां से हीट के इसमें से कंडक्ट होने की और उसके कंपैरिजन में हीट को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, इनका जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो वो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। और अल्फा क्या होता है? अल्फा बराबर के अपॉन रो सी पी। ये क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। तो कहने का मतलब है अगर कोई मटेरियल है तो उसके लिए जो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी किस चीज को बताने वाली है? इट शोज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू पास द हीट थ्रू द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू स्टोरेज द अमाउंट ऑफ हीट। यानी इसके पास जब हीट आई तो इस मटेरियल ने कितनी आसानी से उस हीट को क्या होने दिया? पास होने दिया। किसके कंपैरिजन में? कुछ अमाउंट जो इसके मॉलिक्यूल्स में यानी इसकी बॉडी में क्या हो गई? अमाउंट ऑफ हीट जो इसके अंदर रह गई। तो उसका जो रेशो होता है क्या बताता है आपको? थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस, यानी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी के साथ क्या होता है? अभी अभी हमने देखा कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी अल्फा क्या होती है? के अपॉन रो सी पी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? थर्मल कंडक्टिविटी के। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए आगरा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं बात करूंगा अभी, वो हम बात करेंगे जनरलाइज 3D इक्वेशन से रिलेटेड। वहां से भी आपके 2-3 छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं कि इक्वेशन कौन सी इक्वेशन क्या होती है, वो भी आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा जनरलाइज 3D इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन के बारे में एक कंप्लीट स्लैब से। जब हम क्लास के अंदर बात करते हैं तो हम इसका पूरा डेरिवेशन देखते हैं किस तरीके से पूरी इक्वेशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपके पास 3D इक्वेशन है कि जो टेम्परेचर है और किसी भी स्लैब के अंदर में क्या हो रहा है? हीट का जनरेशन भी हो रहा है और जो प्रॉपर्टीज है यानी जो टेम्परेचर है वो क्या है? टाइम पर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंट केसेस बनाते हैं और उन केसेस से हमारे पास कुछ इक्वेशंस निकल कर आती हैं जो कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी जाती हैं और प्रीवियस ईयर्स में भी पूछी गई है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिएगा देखते हैं। पहला केस है फॉर अनस्टेडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन, यानी यहां पर क्या नहीं हो रहा? कोई भी अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन नहीं हो रहा। जैसे जैसे जो भी अजम्पशंस हम लेते जाएंगे उन सभी पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए इस इक्वेशन में रखते हैं और हमारे पास कुछ एक नई इक्वेशन फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहां पर बोला कि यहां पर कोई भी क्या नहीं हो रहा? हीट का जनरेशन, तो QG क्या हो जाएगा? 0। जैसे इक्वेशन को आप रखोगे तो क्या हो जाएगी आपके पास इक्वेशन? डेल टू टी डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू टी डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू टी बाई डेल जेड स्क्वायर बराबर 1 अपॉन अल्फा डेल टी बाई डेल टाउ। ये टाउ क्या है? टाइम। ठीक है, ये जो ऑपरेटर होता है डेल 2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 डिवाइडेड बाय डेल जेड स्क्वायर, इसको हम किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं? इस डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस ऑपरेटर से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इसको डायरेक्ट ही फॉर्म में लिखा है डेल 2t बराबर 1 अपॉन अल्फा डेल टी बाई डेल टाउ। इस इक्वेशन को बोला जाता है डिफ्यूजन इक्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी यहां पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है डिफ्यूजन इक्वेशन है तो आपको ये इक्वेशन दी हुई होगी तो आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन इक्वेशन हम किसको बोलते हैं। कंडीशन क्या है कि जनरलाइज 3D इक्वेशन के अंदर हमने क्या कंसिडरेशन किया है कि कोई भी हीट का जनरेशन नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस बनता है फॉर स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। फॉर स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन, स्टडी स्टेट का मतलब क्या है? जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके साथ चेंज नहीं हो रही? टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब
उस इक्वेशन में जो टाइम के साथ वाला जो फंक्शन है टेम्परेचर का वो क्या होने वाला है, आपका 0 होने वाला है। तो जैसे ही आप ये वाली वैल्यू वहां पर रखेंगे इक्वेशन में, तो आपके पास इक्वेशन निकल कर आ जाती है ये, और इसको बोला जाता है पॉइजन्स इक्वेशन। वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद एक केस और याद रखना है हमको कि स्टडी स्टेट है, यानी कंडीशन यही है, बट क्या है, विदाउट हीट जनरेशन। यानी अब यहां पर ये जो QG है वो भी क्या हो गया, आपका 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो अगेन इक्वेशन आपकी किस में रिड्यूस हो जाएगी, डेल टू टी बराबर 0, और इस इक्वेशन को बोला जाता है लैप्लास इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन आपने याद रखनी है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज ऑफ। इनमें से हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी किसकी होती है, तो आप याद रखेंगे किसकी होती है, बॉम्बे बी, यानी लेड की क्या होती है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है गिवन ऑप्शंस के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आता है अप टू द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। देखिएगा कहानी क्या है, बात हो रही है यहां पर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। देखिएगा होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बारे में बात करते हैं तो जैसे ही इंसुलेशन का अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि काम क्या होता है कि हीट ट्रांसफर को कम करना, ठीक है। तो जब हम किसी भी वायर के ऊपर इंसुलेशन लेपना स्टार्ट करते हैं, इंसुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है कि जो हम चाहते हैं उसके अपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी हम चाहते हैं कि हीट का ट्रांसफर कम हो, सपोज इस वायर से क्या हो रहा है, हीट का जनरेशन हो रहा है, तो हीट का ट्रांसफर कम हो तो उल्टा हीट का ट्रांसफर बढ़ने लग जाता है। कब तक बढ़ता है, जब तक कि वो एक लिमिट तक नहीं पहुंच जाता, जब तक कि एक लिमिट तक नहीं पहुंच जाता, और उस लिमिट का नाम होता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। यानी इस रेडियस पर जाकर हीट का ट्रांसफर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब अगर इसके बाद इंसुलेशन अगर हम करते हैं तो जो हीट का जो ट्रांसफर हो रहा था उसकी अमाउंट में क्या आना स्टार्ट हो जाती है, कमी आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा किस लिए होता है कि जो जैसे ही हम इंसुलेशन करना स्टार्ट करते हैं वैसे ही कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस जो है, कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस जितना बढ़ना था उसके कंपैरिजन में कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस जितना बढ़ता है उसके कंपैरिजन में कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हीट का जो ट्रांसफर है वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। कहां तक, एक लिमिट तक, और उस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, चलिएगा यहां पर आपसे क्या कहा गया है, अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो जो कन्वेक्शन हीट लॉस विल बी लेस देन द कंडक्शन हीट लॉस, हीट फ्लक्स विल डिक्रीज, आपसे बोला गया है एडेड इंसुलेशन विल इंक्रीज हीट लॉस और एडेड इंसुलेशन विल डिक्रीज हीट लॉस। अभी अभी हमने बात की कि जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है वहां पर जैसे जैसे आप उस रेडियस तक पहुंचने से पहले जितना भी आप इंसुलेशन करेंगे उससे क्या होगा, हीट लॉस जो है वो इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो सिलेंडर के लिए क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, K अपॉन एच, K अपॉन एच। ये K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी किसकी, इंसुलेटिंग मटेरियल की, उस मेटल की, उस मटेरियल की नहीं जिस पर इंसुलेशन हो रहा है उसकी नहीं है, किसकी है, इंसुलेटिंग मटेरियल की, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, H क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आपको लिस्ट 1 गिवन है,
लिस्ट टू गिवन है, यहाँ से हम ऑन एन एवरेज नंबर्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं हीट ट्रांसफर के अंदर उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो आप देखिएगा, जब हमने पावर प्लांट में भी बात की थी कि जो कंप्रेसिबल फ्लो है या फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है सर हमारे पास मैक नंबर। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा जो बी ऑप्शन है इसका क्या होगा? 1 मैक नंबर। देखिएगा इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो आपने क्या करना है, जो भी आपको आता है और इसको ऑप्शंस के साथ एलिमिनेशन के साथ आप इजीली कर सकते हैं। तो बी का देखेंगे 1, अगर बी का हम 1 निकाल पाते हैं तो इससे ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं? ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं हीट के कंडक्शन के बारे में, आपको कौन सा नंबर बताता है? ये बताता है हमें कौन सा नंबर? बायोट नंबर। ठीक है, यानी डी का क्या होगा? 3, डी का 3। इसके अलावा हम देखें तो सरफेस टेंशन की जो कहानी है वो किससे रिलेटेड है? वेबर नंबर से, यानी सी का 6। और स्टीम नोजल के बारे में जब हम बात करते हैं तो वह हम किसको पढ़ते हैं? सुपर सैचुरेशन फ्लो के बारे में, जहां पर स्टीम खुद भूल जाती है कि उसको कंडेंसेशन करना है और कंडेंसेशन क्या हो जाता है आपका? डिले हो जाता है, वो कहलाता है आपका सुपर सैचुरेशन। यानी ए का होने वाला है कौन सा? 5। तो देख लीजिएगा 563। तो आंसर क्या होगा? दिल्ली डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नेचुरल कन्वेक्शन द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी लिबरेटेड बाय बायंसी टू द एनर्जी डेसिपेटेड बाय हीट कंडक्शन एंड विस्कस ड्रैग इज नोन एज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसको गलत करने की कोशिश करते हैं। किसकी वजह से? केवल यहाँ पर बायंसी को देखते ही स्टूडेंट भागते हैं ग्रेशॉफ नंबर की ओर, ग्रेशॉफ नंबर की ओर, क्योंकि बात किसके लिए भी हो रही है? नेचुरल कन्वेक्शन के लिए हो रही है। लेकिन यहां पर आंसर होगा इसका क्या? रेले नंबर। क्या? रेले नंबर। ठीक है, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है? बायंसी फोर्स के साथ आपको हीट कंडक्शन के बारे में भी बात कर रहा है। ठीक है, जबकि ग्रेशॉफ नंबर क्या होता है? ओनली बायंसी फोर्स टू द विस्कस फोर्स। ठीक है, लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है? कंडक्शन की भी, हीट के कंडक्शन की बात हो रही है, तो यहां पर आंसर क्या जाएगा? रेले नंबर। ठीक है, नसेल्ट नंबर की बात करें, नसेल्ट नंबर क्या होता है? हीट का कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। ठीक है, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन किसके लिए? नसेल्ट नंबर के लिए। प्रेंटल नंबर क्या होता है? पीआर नंबर बताता है ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि क्या है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी होता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू सीपी बाई के से। ठीक है, जिसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज न्यू बाई अल्फा। ये क्या होता है? मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी, मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर टू द थिकनेस ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज इक्वल टू पेरेंटल पावर नंबर n, वेयर n इज इक्वल टू, आपसे पूछा गया है कि जो थर्मल बाउंड्री लेयर है और जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है वो पीआर की पावर n के प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है? तो n की वैल्यू क्या होती है? -1/3। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनटन नंबर इज गिवन बाय, स्टैनटन नंबर इज गिवन बाय, स्टैनटन नंबर किससे दिया जाता है? NU/RE इंटू PR। यहाँ पर ये NU क्या है? ये है सर नसेल्ट नंबर, नसेल्ट नंबर जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की। RE क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। PR क्या है? प्रेडेंटल नंबर।
पेरेंटल नंबर, ठीक है। चलिएगा, तो ये स्टैंडर्ड नंबर क्या होता है, नसेल्ट नंबर डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर इनटू पेरेंटल नंबर। चलिए, इस रेनॉल्ड नंबर को क्या बोलते हैं, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, ठीक है। नसेल्ट नंबर की कहानी में आपको बता ही चुका था। नसेल्ट नंबर क्या होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कंडक्शन हीट ट्रांसफर। पेरेंटल नंबर को भी हमने अभी अभी देखा। पेरेंटल नंबर क्या होता है, न्यू बाई अल्फा, जिसको हमने बोला मोमेंटम डिफ्यूजन डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। ध्यान रखिएगा, एक और रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, जो कई बार पूछा जाता है कि पेरेंटल नंबर जो होता है, पेरेंटल नंबर दैट इज न्यू बाई अल्फा, इसको दोनों को डी से डिवाइड कर दीजिए, अल्फा बाई डी। तो ये जो इक्वेशन बनती है, यहां पर ये जो टर्म है ये क्या होती है, ये होती है सर आपके स्कीमेटिक नंबर, और ये होता है सर लुईस नंबर। क्या होता है, लुईस नंबर, ठीक है। इसको एस ई से और इसको एल ई से डिनोट करते हैं। तो आपसे डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है कि पेरेंटल नंबर क्या होता है, स्कीमेटिक अपॉन लुईस नंबर। आपको जो भी नंबर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली बता पाएंगे। चलिए, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, नसेल्ट नंबर डिवाइड बाय रेनॉल्ड नंबर इनटू पेरेंटल नंबर। आंसर होगा ए, आगरा। यहां पर एक और देख लीजिए, ये जो आर ई और जो पी आर है, इसके मल्टीप्लिकेशन को भी एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेकलेट नंबर। कौन सा नंबर, पेकलेट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन टू द कंडक्शन इज कॉल्ड एज। तो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, आंसर क्या होगा इसका, बॉम्बे बी नसेल्ट नंबर। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि सर बायोट नंबर भी तो सिमिलर ही होता है, लेकिन यहां पर आंसर क्या होगा, नसेल्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which non-dimensional number relates the thermal boundary layer and hydrodynamic boundary layer? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की और हमने देखा भी, इन दोनों को कौन रिलेट कर रहा था सर, हमारे पास था एक नंबर पेरेंटल नंबर जो डिनोट कर रहा था रिलेशन बिटवीन न्यूब और अल्फा के बीच में, डिनोट कर रहा था रिलेशन बिटवीन थर्मल बाउंड्री लेयर एंड हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। रिलेशन क्या था, डेल अपॉन डेल टी बराबर पी आर की पावर वॉट 1/3। क्या था, पी आर की पावर 1/3। ध्यान से देखना, यहां पर -1/3 नहीं, क्योंकि वहां पर उल्टा आपसे पूछा गया था, यानी डेल टी बाई डेल का आपको रेशियो पूछा था। तो यहां पर क्या होगा, पी आर की पावर 1/3। तो यहां पर आंसर होने वाला है आपका डेली डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, ऑन हीट ट्रांसफर सरफेस फिन्स आर प्रोवाइडेड। किसी भी हीट ट्रांसफर सरफेस पर फिन्स किस लिए प्रोवाइड की जाती हैं। देखिए फिन क्या होती है, ये एक्सटेंडेड सरफेस होती है किसी भी सरफेस से, और इनका काम क्या होता है, हीट ट्रांसफर के एरिया को इंक्रीज करने का काम करती हैं, जिससे अमाउंट ऑफ जो हीट की जो है वो क्या हो सके, ट्रांसफर इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ए, आगरा, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ग्रेडियंट सो एज टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर। बेसिकली फिन ने क्या किया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, जिससे जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, लेंथ के साथ क्या हो रहा है, चेंज, यानी जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो आपका बढ़ जाता है, जिससे कि हीट ट्रांसफर क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो आंसर क्या होगा, ए, आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ फिन टू द सरफेस इंक्रीजेस द ट्रांसफर इफ स्क्वायर रूट ऑफ एच ए अपॉन के पी इज। तो
यहां पर क्या होगा, जो इफेक्टिवनेस जो होती है, इफेक्टिवनेस किसकी, फिन की, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/√HA/KP। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि इफेक्टिवनेस किससे डिफाइन होती है कि सर जब हमारे पास फिन थी तब कितना, सॉरी जब हमारे पास फिन नहीं थी तब कितना हीट का ट्रांसफर हो रहा था, और जैसे हमने फिन को ऐड किया तब हमारा हीट का ट्रांसफर कितना हो रहा है। तो इसका मतलब आपने जो फिन लगाई हैं वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसके बारे में किससे पता चलेगा, इस रेशो से पता चलता है। तो यहां पर आपको क्या बोला गया है, और ये क्या होनी चाहिए, अगर इफेक्टिवनेस ग्रेटर देन 1 है तो आपका फिन का लगाना जायज है, यानी वो क्या करेगी, हीट के ट्रांसफर को आपके इंक्रीज कर रही है, और इफेक्टिवनेस अगर आपकी कम है तो उसको लगाना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है कि एडिशन ऑफ फिन टू द सरफेस इंक्रीजेज द हीट ट्रांसफर, कब, जब ये HA/KP की वैल्यू क्या रहे आपकी, कम रहे, यानी यहां पर आंसर होगा आपका सी कैलकाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर MH/CH बराबर MC/CC, देन द NTU इज इक्वल टू, आपको NTU की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा गया इफेक्टिवनेस कितनी होगी, इफेक्टिवनेस कितनी होगी इस बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर वो डिवाइस होती है जिसमें कांस्टेंट प्रेशर पर दो फ्लूइड आपस में हीट का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, हीट का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अगर मैं टाइप की बात करूं तो फ्लो के बेसिस पर हम कई तरीके से डिवाइड करते हैं, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, यानी डायरेक्शन के बेसिस पर। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ काउंटर फ्लो के लिए, तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होता है कि जो फ्लूइड की जो डायरेक्शन है, यानी जो हॉट फ्लूइड की जो डायरेक्शन है और जो कोल्ड फ्लूइड जो एंटर कर रहा है, किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट रहने वाली है। क्या होने वाली है, अपोजिट रहने वाली है। और जब हम बैलेंस काउंटर फ्लो के बारे में बात करते हैं तो वहां पर इसका मतलब यहां पर जो हॉट फ्लूइड का जो मास फ्लो रेट है, हॉट फ्लूइड की जो स्पेसिफिक हीट है, इनका जो मल्टीप्लाई यानी हीट कैपेसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, सिमिलर टू द कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, तो वहां पर जो इफेक्टिवनेस जो दी जाती है किससे देते हैं, NTU नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट डिवाइडेड बाय NTU प्लस 1। तो वैल्यू पुट कर देंगे, NTU कितनी गिवन है आपको, 1 गिवन है, यानी 1 दैट इज 1/2 0.5। तो इफेक्टिवनेस कितनी होने वाली है यहाँ पर, 0.5। तो आंसर होगा आपका ए आगरा। ध्यान रखिएगा, बैलेंस काउंटर फ्लो के बारे में बात चल रही है। तो अगर इसका डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये यहाँ पर हॉट फ्लूइड है और ये यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसके केस में जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो क्या रहती है आपकी, बिल्कुल पैरेलल बनती है हॉट फ्लूइड के लिए, यानी TH इनलेट TH आउटलेट यानी एग्जिट पर। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ TC इनलेट TC एग्जिट पर, तो ये दोनों पैरेलल किसके लिए होती हैं, जब MC/CC बराबर होता है MH/CH के बराबर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, और अगर यहां पर हम लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं, LMTD, वो क्या होता है, यहां का जो टेम्परेचर डिफरेंस है या फिर आप यहां का टेम्परेचर डिफरेंस लें, दोनों ही इक्वल होता है, दैट इज डेल्टा T इनलेट बराबर होता है डेल्टा T एग्जिट। ये इनलेट और एग्जिट की कंडीशन हम किसके अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं, जहां से हॉट फ्लूइड की क्या होती है, एंट्री होती है, जहां पर हॉट फ्लूइड की क्या होती है, एग्जिट होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या रहने वाला है, ए आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ इफेक्टिवनेस E बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस NTU ऑफ हीट एक्सचेंजर इज वैलिड इन केस ऑफ। ध्यान से सुनिएगा, जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, इफेक्टिवनेस हीट एक्सचेंजर के लिए, किसके केस में? पैरेलल फ्लो के लिए, पैरेलल फ्लो। दूसरा होता है हमारे पास काउंटर फ्लो। ठीक है, इन दोनों के केस में हम बात करते हैं। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? 1 माइनस ई की पावर माइनस NTU 1 प्लस सी, या जिसको आर भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1 प्लस सी। ठीक है, और काउंटर फ्लो के लिए जब मैं बात करता हूं तो हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस ई की पावर माइनस NTU 1 माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी ई की पावर माइनस NTU इंटू 1 माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर सी क्या है? NTU क्या है? NTU है सर नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड यूनिट, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड यूनिट। ठीक है, सी है हीट कैपेसिटी रेशो, हीट कैपेसिटी रेशो, हीट कैपेसिटी रेशो। ये क्या होता है? सी मिनिमम बाई सी मैक्सिमम। ये मिनिमम और मैक्सिमम क्या है सर? जब हमने अभी अभी देखा MH इंटू CH और MC इंटू CC, MC इंटू CC, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, जो भी वैल्यू मिनिमम होगी इन दोनों में से वो सी मिनिमम, और इनमें से जो भी वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम। ठीक है, अगर मैं बैलेंस काउंटर फ्लो के लिए बात करूं तो क्या होगा? ये दोनों वैल्यू क्या हो जा रही थी? 1 हो जा रही थी। और काउंटर फ्लो के लिए जैसे आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या बनती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। और जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास फॉर्मूला निकल कर आता है NTU अपॉन 1 प्लस NTU। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि यहां पर ये जो इफेक्टिवनेस का जो फॉर्मूला है 1 माइनस ई की पावर माइनस NTU, ये किसके लिए वैलिड होगा? अगर यहाँ पर C की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, C की वैल्यू जैसे ही हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 रखिए, तो यहाँ पर निकल कर आता है 1 माइनस ई की पावर माइनस NTU। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो पैरेलल फ्लो के लिए क्या है? वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर हम C की वैल्यू यहाँ पर भी 0 रखते हैं तो क्या होगा? अगेन 1 माइनस ई की पावर माइनस NTU। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है इफेक्टिवनेस का वो काउंटर फ्लो के लिए भी वैलिड है। तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर हो चुकी है कि 1 माइनस ई की पावर माइनस NTU पैरेलल और काउंटर दोनों फ्लो के लिए वैलिड होता है। लेकिन कब? जब C क्या हो? 0। अब ये C0 कब होगा? C0 होने वाला है जब C मैक्सिमम जो है वो क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, यानी ड्यूरिंग फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज जब हम देखेंगे तो क्या होगा? हमारे पास जो C है वो 0 होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब फेज चेंज में कहां पर फेज चेंज होगा? कि बॉयलर के अंदर भी क्या होता है? फेज का चेंज होता है, कंडेंसर के अंदर भी फेज का चेंज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो बॉयलर एंड कंडेंसर किसके लिए? फॉर बोथ पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो के लिए क्या होगा? वैलिड होगा। तो यहां पर आंसर होने वाला है आपका C, कैलकाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज अ हीट एक्सचेंजर ऑफ। क्या होगा आंसर? यहां पर आंसर होगा सर क्रॉस फ्लो टाइप, क्रॉस फ्लो टाइप C, कैलकाटा। यानी इस तरीके का ये जो फ्लो होता है, ये कौन सा फ्लो होता है? क्रॉस फ्लो टाइप। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट एक्सचेंजर विद हीट ट्रांसफर एरिया आपको गिवन है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर U आपको पता है, और आपको फ्लूइड कैपेसिटीज आपको गिवन है, यानी C मैक्सिमम और C मिनिमम। देन द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, आपसे NTU का फॉर्मूला पूछा है। क्या होता है? UA डिवाइडेड बाय C मिनिमम, UA डिवाइडेड बाय C मिनिमम, जो आपको क्या बताता है? साइज ऑफ द हीट एक्सचेंजर के बारे में ये डिफाइन करता है। तो आंसर होगा इसका डेली डी, डेली डी। ध्यान रखिएगा, हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सबके एग्जाम के अंदर अगर इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं
तो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउलिंग फैक्टर इज यूज्ड। फाउलिंग फैक्टर क्या होता है और फाउलिंग फैक्टर का हम यूज किस लिए करते हैं? फाउलिंग फैक्टर एक्चुअल में जब हम हीट ट्रांसफर के अंदर बात करते हैं, यानी हीट ट्रांसफर किसके अंदर, हीट एक्सचेंजर के अंदर जब हम बात करते हैं, तो कंटिन्यूअस फ्लो होने की वजह से जो ट्यूब्स होती हैं या जो हीट एक्सचेंजर होता है उनकी वॉल पे क्या होने लगता है, उनकी वॉल पर केमिकल डिपोजिशन होने लगता है। ठीक है, केमिकल डिपोजिशन होने लगता है, यानी स्लज, सेडिमेंट्री, तो ये सारी चीज डिपॉजिट होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर रेट है वो आपकी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो इस वजह से उस फैक्टर को भी अकाउंट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, फाउलिंग फैक्टर को यूज करते हैं, फाउलिंग फैक्टर को। तो आंसर क्या होगा, इन हीट एक्सचेंजर डिजाइन एज अ सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, तो आंसर होगा ए आगरा, ए आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सरफेस विल हैव द लीस्ट इमिसिविटी। तो इनमें से किसकी इमिसिविटी क्या होती है, लीस्ट होती है, तो वो होती है किसके लिए, एल्यूमिनियम फॉइल के लिए। ठीक है, 0.08 के अप्रॉक्स होती है इसकी। ठीक है, यहाँ पर 0.93, 0.91 एंड 0.63 के अप्रॉक्स। तो आंसर होगा सी कलकत्ता। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन द क्लियर नाइट्स बिकॉज। क्लाउडी नाइट्स जो होती हैं वो क्या होती है, ज्यादा हीटर होती है किसके कंपैरिजन में, जब आपका एटमॉस्फेयर कंप्लीटली क्लीन होता है, वो किसकी वजह से होती है। तो चलिएगा देखते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग द क्लाउड हैव द हायर काइनेटिक एनर्जी which is transferred to the surrounding environment. The interaction between negatively charged cloud ions and positively charged cloud ions warm the air. The cloud shields the ground, therefore radiation loss is reduced. तो यहाँ पर आंसर होने वाला है सी, और इसको आप इजीली रिलेट भी कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के साथ। तो होता क्या है कि ये जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक रेडिएशन शील्ड की तरह बिहेव करते हैं, और जो रेडिएशंस जो ट्रांसफर होते हैं किससे, अर्थ सरफेस से, उनको बाहर ट्रांसफर नहीं होने देते, और वहीं पर यानी जो रेडिएशन के थ्रू जो लॉस होने वाला है वो नहीं होता है। और इसकी वजह से जो नाइट होती है वो क्या देखने को मिलती है, आपको वार्मर देखने को मिलती है किसके कंपैरिजन में, जब आपकी नाइट क्या होती है, कंप्लीटली क्लियर होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका सी कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रेडिएटिंग सरफेस जिसका A1 यानी एरिया आपको गिवन है, A2 आपको गिवन है, सेफ फैक्टर F12 आपको गिवन है, और आपसे पूछा गया है क्या है कि सेफ फैक्टर F21 कितना होगा। जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो सेफ फैक्टर आपको क्या बताता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटिंग फ्रॉम सरफेस 1 टू द रीचिंग टू द सरफेस 2, यानी एक सरफेस से कितनी हीट लिबरेट हो रही है और वो कहां पर पहुंच रही है, सरफेस 2 तक। ठीक है, तो वो आपको क्या बताता है, सेफ फैक्टर बताता है। जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो A1 F12 बराबर होता है A2 F21 के, यानी फ्रैक्शन ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी जो एक सरफेस से निकलकर कहां पर पहुंच रहा है, दूसरे पर पहुंच रहा है, वो आपको क्या सेफ फैक्टर बताता है। और दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस तरीके से दिया जाता है। अगर मैं टोटल फ्रैक्शन की बात करूं किसी भी सरफेस से तो क्या होगा, F12 प्लस F11 प्लस F12 प्लस F13 प्लस F1 अप टू एंड F1n क्या होने वाला है, कंप्लीटली 1 के बराबर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, आपको गिवन है एरिया, आपको गिवन है 6, F12 यानी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो इस एक सरफेस से जो दूसरी पर पहुंच रहा है कितना है, 0.1, और आपसे पूछा गया है F21 कितना होगा जिसका एरिया क्या आपको गिवन है 4, तो कितना होने वाला है 3/2, यानी F21 कितना हो गया 0.15। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, अगर आपको दो सरफेस के बीच में अगर आपसे क्या पूछता है यहां पर F22 कितना होगा, तो F22 कितना होगा,
F21 प्लस F22 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से F22 होगा 1 माइनस 0.15 दैट इज 0.85। तो इस तरीके से छोटे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका बॉम्बे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एब्जॉर्प्टिविटी आपको गिवन है, रिफ्लेक्टिविटी आपको गिवन है, ट्रांसमिसिविटी आपको गिवन है, देन द बॉडी इज सेड टू बी। तो आपकी ये किस तरीके की बॉडी होने वाली है, देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। सपोज ये क्या है, एक सरफेस है जिस पर रेडिएशन क्या हो रही है, आ रही है। अब इस रेडिएशन का कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कुछ फ्रैक्शन तो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, दैट इज रो, यानी फ्रैक्शन ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी विच गॉट रिफ्लेक्टेड इज नोन एज रिफ्लेक्टिविटी। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन क्या हो गया, इसमें से ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, ट्रांसमिट हो गया। इसके अलावा कुछ फ्रैक्शन ऑफ क्या हो गया, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सपोज यहां पर अगर 100 यूनिट थी और 20 यूनिट्स आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, 40 यूनिट्स आपकी एब्जॉर्ब हो गई और इसके अलावा 40 यूनिट ट्रांसमिट हो गई, तो रो क्या होगा 20 डिवाइड बाय 100 यानी 0.2। अल्फा एब्जॉर्प्टिविटी क्या होने वाली है 40 डिवाइड बाय 100 यानी 0.4 एंड ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होगी 40 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.4। तो कंप्लीटली यानी अल्फा प्लस रो प्लस टाउ क्या होने वाला है 1 होने वाला है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे आपको क्या बोला गया है, आपको कहा गया है कि यहां पर एब्जॉर्प्टिविटी क्या है 1 है, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी क्या है 0 है। ठीक है, तो अल्फा बराबर 1 किसके लिए होता है, यानी ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, और किरचॉफ जी हमें बताते हैं कि अल्फा बराबर किसके होता है, एमिसिविटी के बराबर होता है बाय किरचॉफ लॉ। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तो यहां से आंसर क्या होगा इसका ए आगरा, ए आगरा। अगर मैं ग्रे बॉडी की बात करता हूं तो ग्रे बॉडी क्या होती है, वो बॉडी जिसकी एमिसिविटी क्या होती है इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अगर यहां पर बात करी जाए एमिसिविटी की रेंज क्या होगी 0 से लेके 1 के बीच में, किसके लिए, ग्रे बॉडी के लिए। और अगर मैं ब्लैक बॉडी के लिए बात करता हूं तो एमिसिविटी कितनी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी सर 1। ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए। ओपेक बॉडी क्या होती है, जिसके लिए ट्रांसमिसिबिलिटी क्या हो 0 हो, यानी दैट इज अल्फा प्लस रो बराबर क्या हो गया आपका 1, अल्फा प्लस रो बराबर 1। व्हाइट बॉडी के लिए एमिसिविटी क्या होती है 0। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके से इस हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं मोस्ट पॉसिबल हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज मनीष जिंदल साइनिंग ऑफ। थैंक यू, गुड लक।